हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर गुड इनफ। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, पेन पेपर लेकर बैठो, नोट्स बनाओ। वैसे तो अगर जो बच्चे नोट्स नहीं बनाना चाहते वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स भी, यही वाले नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें पॉइंट 1, सबसे पहले हमें समझना होगा कि इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, सो इमेजिनरी क्वांटिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो उसी को हम इमेजिनरी क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट -21, अंडर रूट -21। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 21 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रूट 21 तो अपनी जगह है, एंड रूट -1 इसको हम एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा। ये आई लिखा हुआ है बट इसको आयोटा बोलते हैं, इट्स अ ग्रीक लेटर, वी कॉल इट आयोटा। इज इट क्लियर? तो बस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। सिंपल है काफी। अंडर रूट -5, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 5, अंडर रूट -1 इज आयोटा, सो रूट 5 आयोटा। इज इट क्लियर? फाइन। अच्छा, कभी भी अगर ऐसा लिखा है ना, अंडर रूट -3 इंटू अंडर रूट -5, तो इसको कैसे लिखोगे? कुछ बच्चों की आदत होती है, तो इसको आप ऐसे क्या करते हैं बच्चे, अंडर रूट -3 इंटू -5 अंडर रूट 15। अगर ऐसा किया तो बिल्कुल गलत होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट अंडर रूट -3 इट्स एन इमेजिनरी क्वांटिटी। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, रूट 3 इंटू आयोटा, और यहाँ पर रूट 5 इंटू आयोटा। गॉट इट? आयोटा इंटू आयोटा वी गेट आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 5, ये आपका रूट 15 बन जाएगा। यहाँ पर आप 3 यहाँ पर अंदर लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 5, ठीक है, डेट इज अंडर रूट 15, एंड आयोटा स्क्वायर, आयोटा इज स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्लियर? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, आयोटा क्या है, अंडर रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। सही है, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रूट -15। सो -√3 इंटू -√5 इज -√15। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने ऐसे कर दिया, चलो इसको तो पॉजिटिव ले लिया और इसको नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब चलो पहले तो ऐसे लिख लिया, √3 इंटू दिस इज आयोटा रूट 5, तो ये हो जाएगा आयोटा रूट 15। सही है, अब मान लो इसको मैंने ऐसे किया, √3 इंटू -5 डेट इज अंडर रूट -15, दिस इज आयोटा रूट 15, ये आयोटा रूट 15 बन जाएगा। अब की बार तो यू कैन सी सेम ही आ गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से, जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं ना, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव है फिर तो हम इस तरह से नहीं कर सकते, अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, कब नहीं कर सकते? इफ बोथ आर नेगेटिव, ए बी अगर नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, फिर तो हम अंडर रूट ए बी नहीं लिख सकते जैसे यहाँ पर है। अगर एक भी पॉजिटिव हो जाए ना, एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव है, फिर तो कर ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो हमने कर दिया यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो भी चलेगा। ठीक है, तब भी यू कैन सी की सेम ही आंसर आ रहा है। समझ में आ गया? तो एटलीस्ट वन, ये अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मतलब, ये वैलिड तभी होता है अंडर रूट ए इंटू बी। दिस इज वैलिड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव, कम से कम एक पॉजिटिव हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो अप टू 10th तो हम
इमेजिनरी नंबर में डील ही नहीं करते थे, तो अभी तक तो आपको ये आदत है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, रियल नंबर में तो ठीक है चल जाएगा, इमेजिनरी नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन जनरल ऐसा होता है। आई होप इट इज क्लियर, काफी समझा दिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा मतलब आयोटा की पावर हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे आयोटा की पावर 1 वो तो आयोटा ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा। ये कैसे हो गया देखो, जैसे आयोटा क्यूब है, इसको हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा तो लिख ही सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये हो गया आपके पास माइनस आयोटा, सही है। सो दिस इज माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर 4, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1 इंटू -1 वी विल गेट 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा, सही है, समझ में आ रहा है। और कभी भी आयोटा की पावर अगर 4 से बड़ी आती है तो हम क्या करेंगे, उस पावर को 4 के मल्टीपल पर ब्रेक कर लेंगे, सही है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा, वी नो डैट आयोटा 4 इज 1, ये भी बताया है ना, तो क्या बच जाएगा आपके पास ओनली आयोटा। इज इट क्लियर? आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप ऐसे देखो, आयोटा आयोटा टू द पावर 4 देन 9 13, ठीक है, 4 इंक्रीज करते जाओ, देन आयोटा टू द पावर 17 लाइक दिस। तो ये किस टाइप के नंबर हैं, 1 5 9 13 17, ये किस टाइप के नंबर हैं, ये ऐसे नंबर हैं अगर इनको मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना, आप खुद ही करके देख लो, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं दिस इज 4n+1 टाइप नंबर। ठीक है, ये कैसे नंबर है, 4n+1 टाइप के नंबर है, समझ में आ रहा है। अब आयोटा स्क्वायर -1 आया है, यानी कि अगर 4 से डिवाइड करने पर 2 बच जाए, यानी 4n+2, अगर आयोटा की पावर ऐसी है ना 4n+2, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, -1। आयोटा स्क्वायर, आयोटा 6, आयोटा टू द पावर 10, है ना, तो जैसे ये नंबर हो गए आपके पास 2 6 10 14 18, मतलब 4 से डिवाइड करने पर 2 बच रहा है, अगर 2 बच रहा है तो देन आंसर इज -1, समझ में आ गया। यहाँ पर 3, यानी कि 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो आंसर हमेशा माइनस आयोटा आएगा, समझ में आ रहा है। दैट इज आप ऐसे देखो, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 7, 4 ऐड करते जाओ 11 15, इनको आप 4 से डिवाइड करके देखो कितना बचेगा, ऑफकोर्स 3 बचेगा, तो ये 4n+3 टाइप के नंबर हैं, तो जो आउटकम आएगा माइनस आयोटा आएगा, सही है। फिर 4, अगर जो पावर है वो 4 की मल्टीपल है एग्जैक्ट, मतलब कुछ बच ही नहीं रहा है, रिमाइंडर 0 है, दैट इज 4 8 12, उस केस में 1 रहेगा, समझ में आ रहा है। तो फाइनली ऐसा कह सकते हैं 4 से डिवाइड करने एग्जैक्टली डिविजिबल है फिर तो 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आयोटा, 2 बच रहा है तो -1, और 3 बच रहा है रिमाइंडर तो माइनस आयोटा। इज इट क्लियर? अब मैं आयोटा की आपको कितनी भी बड़ी पावर दे दूं, कुछ भी पावर लिख दूं आयोटा की, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है यार, 4 के मल्टीपल पर ब्रेक करना है और तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो आप देख लो इधर, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4, आयोटा टू द पावर 1 2 3 4, तो 4 के मल्टीपल पर ब्रेक करेंगे तो लास्ट 4 से नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए तो हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं बस, है ना, क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पर 34 है जैसे, तो करना भाई यहाँ पे 4 से डिवाइड इसको, तो 4 8 32 और 2 बच जाएगा, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 2 इंटू आयोटा टू द पावर 2, समझ में आ रहा है। तो ये तो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका तो बन जाएगा 1, बच गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, बहुत सिंपल है, ठीक है भाई, तो इसका आंसर आ गया -1। अब इधर देखो, मैंने लिखा यहाँ पे आयोटा टू द पावर 55779, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट देखो आप, 4 से डिवाइड करो, देखो क्या बचता है, तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा भाई, 76 + 3 है ना, तो यानी कि 3 बचेगा, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो,
आयोटा टू द पावर 55776 इंटू आयोटा क्यूब। अब ये एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये तो बन जाएगा 1 और आयोटा क्यूब बचेगा, और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। सही है, आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आयोटा टू द पावर -12371 -12371, कुछ भी लिख लिया अपनी मर्जी से। तो पहले तो यहाँ पे पावर माइनस में है, तो इसको हम ऐसे रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं 1 ओवर, मतलब इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं ना, 1 ओवर आयोटा की पावर 12371। तो पावर 4 से बड़ी है, 4 के मल्टीपल पर चेक कर लो, 4 से डिवाइड करके क्या बच रहा है, तो 68 प्लस 3, यानी कि यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं बस आपने, है ना। तो 4 से डिवाइड अगर करें तो 3 बचेगा रिमाइंडर, तो यहाँ पर आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। एंड आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ठीक है, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, और ज्यादा करना है तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो कि आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे बन गया आयोटा स्क्वायर, वो -1 होता है, ऑलरेडी माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा ओनली आयोटा। ये चीज समझ में आ गई। आई होप कि जितना पढ़ाया है अभी तक, जितना भी हमने पढ़ा ये आपको समझ में आ गया है। भाई नोट्स साथ में बनाना बहुत जरूरी है, वरना तो कुछ फायदा नहीं है ऐसे पढ़ाई करने का। ठीक है, अगर बना सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो डाउनलोड कर लो। देन आयोटा टू द पावर n, यहाँ पर देखो भाई, आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n+1, आयोटा टू द पावर n+2, आयोटा टू द पावर n+3। ठीक है, मतलब ये कंजिक्यूटिव पावर्स हैं आयोटा की, सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर्स, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से आयोटा टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब बचेगा। सही है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। तो यू कैन सी भाई यहाँ से आयोटा कैंसिल, -1 भी कैंसिल, तो 0 आ गया, यहाँ पर आंसर 0 आ गया। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है, एक इम्पोर्टेंट नोट निकल के आता है, वो क्या है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, सो आगे चलते हैं, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो मैंने लिखा आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, ऐसे प्लस लगाए बीच में, और हम जा रहे हैं आयोटा टू द पावर 512 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो 4 की क्लबिंग करके देखो, 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा। तो यहाँ पर आप लास्ट वाले को देखना जरा, ये तो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो रहा है ना, यानी कि अगर आयोटा की पावर 1 से स्टार्ट होता तो 4 की क्लबिंग हो जाती सारी टर्म्स की, है ना, 4 टर्म्स की क्लबिंग हो जाती। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने देखा कि पहली 4 टर्म्स मिसिंग है, तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, इसको हमने ऐड किया। ठीक है भाई, हमारी मर्जी तो चली नहीं है, बैलेंस तो करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से कुछ ऐड थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करो, क्योंकि क्वेश्चन बैलेंस करना है। सही है, अब आप यहाँ पर तो क्या है, 4 की क्लबिंग हो जाएगी, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स बन जाएंगी, और उन सब का सम 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो हो गया आपका 0, और यहाँ पर ये भी क्या है, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम है, तो ये भी 0 हो जाएगा। सो फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा टू द पावर 99। ठीक है, अब जो लास्ट टर्म है आप इसको देखो, 4 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है। हाँ, 96 प्लस 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम इसमें 4 की क्लबिंग करना शुरू करें टर्म्स की, तो 3 टर्म्स बच जाएंगी। अब वो आपके ऊपर, आप पहले 3 टर्म्स को छोड़ सकते हो या फिर लास्ट वाले 3 टर्म्स को भी छोड़ सकते हो। तो जो ज्यादा कन्वीनियंट है, जो मुझे लगता है, हमने पहले 3 टर्म्स को छोड़ दिया, बाकी 4 की क्लबिंग कर ली, मतलब आयोटा की पावर 4 से लेके 99। अगर हम ये वाली टर्म्स ले लें तो 4 टर्म्स की कंसेक्यूटिव पावर्स की क्लबिंग हो जाएगी, और वो उनका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मतलब ये तो हो गया हमारे पास 0। सही है, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो गया, आयोटा कितना बच गया, -1। तो बस यही आंसर हो गया हमारा। सही है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन आयोटा टू द पावर, दिस इज व्हाट, फैक्टोरियल आर। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो जस्ट +1 में आए हैं, जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो फॉर द टाइम बिंग छोड़ दे, और जो जानते हैं वो कर ले। दिस इज व्हाट, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो समेशन है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समेशन को एक्सपेंड करेंगे ना, इसको हम खोल के लिखते हैं। तो आर की वैल्यू रखेंगे 1 से लेके 25 तक। तो हमने रखा, पहले 1 रखा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, फिर आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, लाइक दिस चलता रहेगा, और लास्ट 25 रखेंगे। सो आयोटा की पावर 25 फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब पहली बात तो ये कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स नहीं है, सही है, बिकॉज 2 फैक्टोरियल तो 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, ठीक है, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। चलो, जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी मैं बता देता हूँ। अगर मैं n फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो इस बात का मतलब है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, एक एक माइनस करते जाएंगे जब तक हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए, ठीक है। जैसे अब 4 फैक्टोरियल है तो ये ऐसे लिखा जाएगा 4 3 2 1, कितना आ गया, 24। 5 फैक्टोरियल है तो ऐसे लिखा जाएगा 5 4 3 2 1, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल से आगे जो पावर्स होंगी आयोटा की, सभी में 4 तो आ ही जाएगा, सभी में 4 तो आ ही जाएगा, यानी कि ये 4 की मल्टीपल है, समझ में आ रहा है? तो यानी इन सब की जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, नेक्स्ट वाली टर्म सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। टोटल ये 25 थी, पहले 3 टर्म्स हट गई, अब ये 22 टर्म्स रह गई, दीज आर 22 टर्म्स। तो ये 1 कितने टाइम्स लिखा है, 22 टाइम्स लिखा है, ठीक है। तो 22 तो ये हो गया, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा टू द पावर 6, ये भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो यहाँ पे -1 बचेगा। सो ये हो जाएगा भाई आपका +22 -2 वी गेट +20 एंड आयोटा अपनी जगह। सो फाइनल आंसर इज आयोटा +20। ये चीज समझ में आ गई? आई होप जितना अभी तक पढ़ा है यहाँ तक समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन है आपके पास, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देख लो, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, बिकॉज चैप्टर क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको देखते क्या होता है। तो भाई कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का लिखा है ना, a प्लस आयोटा b, एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। a ये क्या है, a और b ये दोनों ही रियल नंबर है, और i ये तो पता ही है, बता ही चुके हैं, दिस इज कॉल्ड आयोटा, सही है। अगर हमें, वैसे जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस चीज से रिप्रेजेंट किया गया है, बट जनरली हम z से करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार इसमें रियल नंबर बताना कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये होगा रियल नंबर नहीं, रियल पार्ट बताना। तो रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट, a। लिखने का तरीका ये होता है RE ऑफ z, दैट इज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, a। और अगर मैं आपसे पूछूं यार इमेजिनरी पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो होता है b, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखने का तरीका क्या है, आई एम, इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, आई एम ऑफ z। तो आयोटा के साथ में जो लिखा हुआ है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। काफी बच्चे यहाँ पे गलती करते थे कि आयोटा को भी साथ में ले लेते हैं, आयोटा को साथ में नहीं लेना है, आयोटा के साथ में जो लिखा हुआ है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो z इक्वल टू 5 - 4 आयोटा लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, ऑफकोर्स 5। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, -4, तो बस वही इमेजिनरी पार्ट है। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज -4, सही है, समझ में आ गया। अब मान लो मैंने z ऐसे लिखा है 7 आयोटा, और फिर अब मैंने आपसे पूछा इसमें रियल पार्ट बताना, तो दिखाई दे रहा है क्या रियल पार्ट, नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब रियल पार्ट इज 0,
सही है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ में क्या दिखाई दे रहा है 7, तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, सही है। एंड मान लो ये लिखा मैंने z इक्वल्स टू 6, खाली ऐसे लिख दिया, तो मतलब जितने भी रियल नंबर है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो जैसे 6 है। अब यहाँ पर रियल पार्ट की बात करें तो वो तो 6 है। फिर अगर मैंने पूछा इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो क्या आपको यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा का क्या मतलब है? मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। समझ में आ गया? अच्छा यहाँ देखो, अगर मैंने बोला भाई z इक्वल्स टू a प्लस 7 आयोटा, और फिर मैंने आपसे रियल इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा, ठीक है। अब यहाँ पर काफी सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, वो एकदम से आंसर देंगे 7, ठीक है, बिकॉज आयोटा के साथ में तो 7 दिखाई दे रहा है, और सर आपने बताया था आयोटा के साथ में जो दिखाई देता है बस वही इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, मैंने बताया था, लेकिन जब अभी थोड़ी देर पहले जब डेफिनेशन बताई थी तो ये भी बताया था भाई, अगर जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पर a और b खुद रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ये a लिखा है, तो हमें क्या पता ये रियल नंबर है या नहीं? हमें तो नहीं पता ना। तो जब तक हमें पता नहीं तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि आयोटा के साथ में जो लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये तो डिपेंड करता है कि a कैसा है। तो यहाँ पर a मे और मे नॉट बी अ रियल नंबर, तो इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बोलना 7 को ऑफकोर्स गलत होगा। सही बात है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि a हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, लाइक 2 प्लस 3 आयोटा हो जाए, तो भाई 7 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा 10 आयोटा, तो इस हिसाब से इमेजिनरी पार्ट तो 10 हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर आप आंसर दे रहे थे 7, बट यहाँ से तो आंसर 10 आ गया। तो दिस इज द रीजन, हम ऐसे ही देखकर नहीं बता सकते जब तक हमें पता ना हो कि यहाँ पर a क्या है, रियल है या अनरियल है, मतलब इमेजिनरी है। गॉट इट? और एक चीज और आप नोट कर सकते हो, ठीक है, हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, ये सब तो हमें पता है, ठीक है। तो और ये भी पता है natural number is a subset of whole number is a subset of integer is a subset of real number, ठीक है। अभी तक तो हमें इतना पता था। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके सेट को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है ये सबसे ही बड़ा सेट होता है, इट्स अ बिगेस्ट ऑफ ऑल सेट, यानी रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। तो कह सकते हैं ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर with real part equals to not real part, imaginary part, with imaginary part equals to 0, ठीक है। बिकॉज लाइक जैसे z इक्वल्स टू 5 बोल दिया, अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, इसलिए बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। ये चीज समझ में आ गई? होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन। बहुत सिंपल है यार, ऐसा इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसा प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं, सही है। जैसे मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा अल्फा बीटा, ठीक है। अब इस अल्फा बीटा को हम लोकेट कर सकते हैं इन 2D, सही है। जैसे इस तरह से एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस को तो बोलेंगे हम रियल नंबर, और सॉरी रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। क्वाइट सिंपल एज ABC है ना, बहुत सिंपल है। तो बस यही है, corresponding to any complex number we can uniquely locate a point alpha beta, ठीक है। एंड मेक श्योर अल्फा, अगर हम बोल रहे हैं इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये लिखना जरूरी है कि भाई अल्फा बीटा खुद रियल है, अल्फा बीटा खुद रियल है, तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑन 2D प्लेन, 2D प्लेन में बात कर रहे हैं तो उसी को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें तो ऐसा कुछ खास था नहीं। फिर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड क्या होता है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है यार। अभी हमने बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक पॉइंट होगा, अब उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, बस वही मैग्नीट्यूड है, सही है। डिस्टेंस ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। जैसे हमने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक पॉइंट आ गया P,
अल्फा बीटा, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, जेड ऐसे साइड में 2 डंडे लगा दो, ठीक है, जैसे मोड लगाते हैं ना ऐसे। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। इज इट क्लियर? अब आप देखो भाई, अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा है तो ऑफकोर्स ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा ना। एंड अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा यहाँ पे पाइथागोरस लगा लो, सभी को पता है पाइथागोरस तो बच्चा बच्चा जानता है। तो यहाँ पर लगा लो और देख लो कि कितना आ रहा है ओपी, तो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अल्फा स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे है रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, वो तो मैंने अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, बाकी तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भाई कि वहां पे किससे रिप्रेजेंट कराएं। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। ठीक है, वैसे तो दोनों एक ही बात है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, बट एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आर्गुमेंट होता क्या है? इट्स अ एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। ठीक है, मतलब जैसे अभी हमने बोला कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा। ठीक है, वो तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, बाकी ये कोई से भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो रेडियस वेक्टर की जो बात हो रही है तो उसका मतलब ये होगा ऐसे। ठीक है, दिस विल बी अ रेडियस वेक्टर। तो ये रियल एक्सिस के साथ विद पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ऐसे जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया आर्गुमेंट। क्लियर? एंड अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड भी हमारा आर्गुमेंट ही होता है, बट इट्स अ आर्गुमेंट लाइंग बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। ठीक है, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट विच इज टेकन इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ध्यान रखना भाई, जब भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि क्या पूछा जा रहा है, आर्गुमेंट पूछा जा रहा है या एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे देखो भाई, अगर मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा। अगर मैं आपको पॉइंट पता चल गया तो पॉइंट को देख के आप ये तो बता ही सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। फॉर एग्जांपल मैंने 5 - 2 आपको एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दे दिया, 5 - 2 आयोटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया। अब इसको देख के आप बता सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये ऑफकोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि हम ये चेक करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड में लाई कर रहा है, तो फिर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो यहाँ से जो एंगल कवर होगा 0 से पाई। अब जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। ठीक है, और अगर थर्ड और फोर्थ में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो हम क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे रोटेशन करेंगे, ऐसे एंगल को कवर करेंगे। ठीक है, फिर वही जो बच्चे कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री उनको पता है कि जो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो नेगेटिव सेंस होती है, तो नेगेटिव में जाता है एंगल, तो 0 से यहाँ तक। अब यू कैन सी कि ये वाली लाइन 2 बार कवर हो गई, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, तो दोनों साइड क्लोज्ड ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये पाई हमने यहाँ से कवर कर लिया, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर पाई के साथ क्लोज लगा दिया और यहाँ पर ओपन ही है, तो यहाँ पे माइनस पाई के साथ ओपन ब्रैकेट है। सो रिमेंबर कि जो एम्पलीट्यूड है वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, माइनस पाई के साथ ओपन और पाई भी हो सकता है पाई के साथ क्लोज्ड। ठीक है, और जो आर्गुमेंट है वो इस इंटरवल से बाहर भी जा सकता है, दोनों साइड, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी, दोनों साइड बाहर जा सकता है। तो इन जनरल आर्गुमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड प्लस 2n पाई, और n यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं n को 1 रख लूँ तो 2 पाई
n को 1 रख लिया तो 2 पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है। तो यानी कि एक राउंड ऐसे लगाया 2 पाई का, फिर प्लस करके आगे चले गए। तो इस तरह से तो एम्पलीट्यूड तो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है, सॉरी आर्गुमेंट कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है, यानी कितना भी पॉजिटिव में या फिर कितना भी नेगेटिव में, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में ही रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं भाई। वी हैव एग्जांपल z इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसके क्रॉसपोंडिंग पॉइंट लिखा, पॉइंट आ गया 3 रूट 3। पॉइंट को देख के हम बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट का है, तो ये तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो 3 रूट 3 मतलब कि ये इधर इतना 3 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे यहाँ पर ये रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पहले हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हमने tan अल्फा का यूज किया, वी गेट y ओवर x, है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो रूट 3 ओवर 3 दैट इज 1 बाय रूट 3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 6, पता होगा अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती है तो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से भाई अल्फा तो आ गया आपके पास पाई बाय 6। दूसरा, अगर इसमें आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो सिंपल है भाई, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है, या फिर डायरेक्ट बता रखा है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा क्या है ये, बीटा क्या है ये, ठीक है। आयोटा नहीं लेना है साथ में, तो इसको एक बार दोबारा से, आयोटा साथ में नहीं लेना है, बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, सिर्फ आयोटा के साथ में जो लिखा है वो लेना है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर वी गेट 9 प्लस 3 अंडर रूट 12, ये आ गया इसका मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस निकल गया, लेकिन अभी हमने आर्गुमेंट नहीं निकाला। तो सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से एंगल ये आया है आपका पाई बाय 6। तो अभी हमने बताया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम ऐसे राउंड लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यही वाला जो हमें एंगल मिला है यही हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा और यही एम्पलीट्यूड है, बिकॉज इस रेंज में भी है माइनस पाई से पाई, इस रेंज में भी आ रहा है, तो ये आर्गुमेंट भी है, ये एम्पलीट्यूड भी है। दूसरा, अब ये एंगल तो और भी बहुत सारे तरीके से कवर किया जा सकता है ना। आप ऐसे देखो, जैसे ये हो गया, दिस इज पाई बाय 6। अब ये एंगल तो एक बार तो यहाँ कवर हो गया, तो ये आर्गुमेंट हो गया। फिर हमने एक पूरा राउंड लगा लिया 2 पाई का, और फिर और आगे चले गए, यानी 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये भी आर्गुमेंट हो गया, है ना। फिर ऐसे तो हम कितने भी राउंड लगा सकते हैं। फिर ये 4 पाई प्लस पाई बाय 6, कोई एंड ही नहीं है। दूसरा, हम ऐसे भी कवर कर सकते हैं इस एंगल को, दिस इज पाई बाय 6, ये एंगल ऐसे भी कवर किया जा सकता है। पहले आप यहाँ तक गए, तो यहाँ तक गए तो -2 पाई आया, फिर वापस गए, अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो प्लस पाई बाय 6 लगेगा, ठीक है। मतलब ये चीज लिखवाई थी ना, 2n पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो वो यहाँ पे कवर हो गया, समझ में आ गया। तो आर्गुमेंट कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है, बट एम्पलीट्यूड जो है माइनस पाई से पाई के बीच में ही रहेगा। आई होप कि ये समझ में आ गया, फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये भी, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है। कॉन्जुगेट लिखना है तो बहुत सिंपल है भाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन है ना उसको आप चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, बस सिंपल, इतना समझना है, ठीक है। दूसरा, हम बोलने को ऐसे कह सकते हैं, इट्स अ मिरर इमेज, ठीक है, इट्स अ मिरर इमेज अबाउट रियल एक्सेस, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मिरर इमेज है अबाउट रियल एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज रियल एक्सेस। अगर मैं इसमें मिरर इमेज ले लूं, ठीक है, जैसे अभी तो ये पॉइंट क्या है एक्स वाई, अब अबाउट रियल एक्सिस इमेज ले ली तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई। फिर इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, सही है। तो इसी को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं,
कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो बस z के ऊपर ऐसे एक बार लगा दो आप, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच दो, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेट। इज इट क्लियर? इफ z इज x प्लस आयोटा y देन इट्स कॉन्जुगेट इज z बार दैट इज x माइनस आयोटा y। गॉट इट? और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं तो ये मैंने पहले भी बताया, जरूरी है x y क्या होगा, रियल नंबर होगा। गॉट इट? एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 3 प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, 5 आयोटा प्लस 7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप प्लस की जगह यहाँ पर माइनस कर दोगे, मैंने क्या बताया था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का जो साइन है, ठीक है, पहले रियल पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट के साथ में जो साइन है ना उसको चेंज कर दो, ये ज्यादा बेटर है। इमेजिनरी पार्ट के साथ में जो साइन लगा है उसको चेंज कर दो। तो यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव कर दिया। यहाँ पे तो है ही नहीं इमेजिनरी पार्ट, तो साइन चेंज होगा ही नहीं, यहाँ पे सेम ही रहेगा कॉन्जुगेट। यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है लेकिन इमेजिनरी पार्ट है, उसके साथ साइन क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव कर दो। ये चीज समझ में आ गई? होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। एक दो नोट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एंड कॉन्जुगेट, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर ही होता है, ठीक है। कैसे होता है आप देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा दिस इज जेड, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है। बट ऐसा मिरर इमेज लेने से ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, ये डिस्टेंस ओरिजिन से तो अभी भी बराबर ही रहेगा, तो वही लिखा जा रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल। समझ में आ गया? नेक्स्ट वी हैव इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन रियल एक्सिस, अगर रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज प्योरली रियल, देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। सही है। और अगर इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है, इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं उसमें। समझ में आ रहा है? अगर रियल एक्सिस के ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, पहली बात उसको हम बोलेंगे प्योरली रियल, दूसरा इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट इज 0। समझ में आ गया? देखो जरा क्या बोला है हमने यहाँ पर, फॉर प्योरली रियल। अब ये प्योरली रियल है, अगर प्योरली रियल है आप मुझे ये बताओ इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, अबाउट रियल एक्सिस। ये तो खुद यहीं पर ही बनेगी मिरर इमेज भी। तो अगर प्योरली रियल है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट, तो उसका कॉन्जुगेट और वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद बराबर होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, क्वेश्चन में अगर कभी भी बोला जाता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली वो आपको क्या बोल रहा है, z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। समझ में आ गया? और इसका आर्गुमेंट, अब आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर खुद रियल एक्सिस पर है तो मतलब एंगल तो बन ही नहीं रहा, यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा तो 0 है, ठीक है। दूसरा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ हो जाए अभी भी रियल एक्सिस पर है तो अब तो एंगल बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। अब कितना बन जाएगा, पाई, तो या तो 0 होगा या फिर पाई होगा इफ डिफाइंड। इफ डिफाइंड से क्या मतलब है, अब मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के ऊपर यहाँ पर आ जाए, 0 पर आ जाए, ठीक है, तो इस केस में हम जो आर्गुमेंट होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। 0 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, बट 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट 0 का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, रिमेंबर दिस। तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। अब ये दोनों ही है, ये प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। समझ में आ रहा है? I hope it is clear. 0 is a complex number which is both purely real as well as purely imaginary. Purely imaginary का मतलब वही कि अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा। अब इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर तो 0 भी आता है ना। अब फिर वही कि यहाँ पर आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होगा। फिर अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसका मिरर इमेज क्या होगी इसकी जेड की, वो यहाँ पे कहीं आ जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 2 आयोटा ले लूं तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पर आ जाएगी -2 आयोटा।
तो है तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, बस माइनस लग गया। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, फॉर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस z। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें भाई। मतलब कभी भी क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, इट मीन्स कि वो इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है, z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस z। और अगर आर्गुमेंट की बात करें तो ये रियल एक्सिस के साथ यहाँ पर तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है और यहाँ पे -90, तो -90 या फिर 90 इसका आर्गुमेंट हो सकता है इफ डिफाइंड। इफ डिफाइंड का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ भी आ सकता है 0 पर, तो यहाँ पर तो आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गई, होप इट इज क्लियर। तो ठीक है भाई, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। होप कि जितना भी पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आ गया है।